Getting started with C, lecture number 2 for second year science by Professor दुर्रे शहवार। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। इस स्लाइड पे आपको हेडिंग लिखी नज़र आ रही है, द आईडी ऑफ टर्बो सी कंपाइलर, और साथ में जो है वो एक ब्लू कलर की फ़ोटो भी जो है वो आप देख सकते हैं इस स्लाइड में। ये हमारी वो स्क्रीन है, वो कंप्यूटर की स्क्रीन है जिस पे आप अपना सी लैंग्वेज का प्रोग्राम जो है वो टाइप करेंगे। जो सी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम इस पे टाइप करते हैं ये सोर्स कोड कहलाता है। और ये स्क्रीन भी जो आपको इस वक्त नज़र आ रही है ये कंप्यूटर स्क्रीन का ही जो है वो एक शॉट लेके यहाँ पे दिखाया गया है कि जब आप अपने कंप्यूटर पे टर्बो सी का कंपाइलर इंस्टॉल करेंगे और उसे आप खोलेंगे अपना प्रोग्राम लिखने के लिए, तो एक इस तरह की ब्लू स्क्रीन आपको ख़ाली पेज जो है वो बिल्कुल नज़र आएगा। जो भी न्यू पेज आप खोलेंगे, इस वक्त तो यहाँ स्क्रीन पे कुछ 2-4 लाइनें लिखी हुई हैं जिन्हें मैं डिस्कस करती हूँ आपसे। ये जो स्क्रीन आपने खोली है ये स्क्रीन कहलाती है IDE, जो कि एब्रीवेशन है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का। अब इस स्क्रीन को हम देख लेते हैं। इसमें काफ़ी सारे मेन्यू नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल टॉप लाइन अगर आप इसकी देखें, इसमें फ़ाइल मेन्यू है। इस फ़ाइल में जाके आप पहले से बनी हुई फ़ाइल को जो है वो ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, न्यू फ़ाइल ओपन कर सकते हैं। एडिट का ऑप्शन है, या एडिट मेन्यू है, आगे सर्च है, उसके बाद रन है। रन का मेन्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी आप प्रोग्राम यहाँ पे टाइप करेंगे तो आप इस रन के मेन्यू में जाके जो है वो अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। कंपाइल करने के लिए कंपाइल का मेन्यू दिया हुआ है, डीबगिंग है, और डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो इसमें मेन्यू बार में जो है वो मौजूद हैं। जो सी कंपाइलर, ये जो आप कह सकते हैं ये जो आईडी है हमारी टर्बो सी की, ये हमें प्रोवाइड करता है। इस पे आप अपना सोर्स कोड लिखेंगे और उसके बाद जो है वो फिर आगे कंपाइल करना या रन करने की जो है वो स्टेप्स आएंगे। अच्छा, इसी स्क्रीन पे अगर आप देखें तो बिल्कुल लास्ट में जो एक लाइन दी हुई है, यहाँ पे कुछ जो शॉर्ट कीज़ जो हैं वो लिखी हुई हैं, और इस स्लाइड पे भी मैंने कुछ शॉर्ट कीज़ लिखी हैं। स्लाइड पे मैंने ज़्यादातर वो शॉर्ट कीज़ जो हैं बताई हैं आपको जो लाजमी इस्तेमाल होती हैं जब आप कोई प्रोग्राम जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। मिसाल के तौर पे ओपन की है, F3 है इसकी शॉर्ट की, सेव की शॉर्ट की F2 है। अगर आपने कट करना है शिफ्ट प्लस डेल, कॉपी करना है कंट्रोल प्लस इंसर्ट है, पेस्ट करने में शिफ्ट प्लस इंसर्ट, कंपाइल करने में अल्टर प्लस F9 और रन करने में कंट्रोल प्लस F9। इसके अलावा भी और बहुत सारी कीज़ हैं जो आपको अपना प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली एंडिंग करने के लिए जो है आपको मालूम होनी चाहिए। या तो आप ऊपर मेन्यू बार इस्तेमाल करें या फिर आप जो है वो शॉर्ट की के ज़रिए से जो है वो अपना प्रोग्राम हैंडल कर सकते हैं। अब ये जो ब्लू स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, इसमें देखें जो हमने लिखा है, दो हमने हेडर फाइल्स जो लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी वो हमने यहाँ पे शामिल की हैं, #include stdio.h एंड #include conio.h। ये दो हेडर फाइल्स हैं जो यहाँ पे, ये हर प्रोग्राम से पहले तकरीबन ये दोनों फाइल्स जो हैं वो आपको अपने सोर्स कोड में जो है वो शामिल करना होंगी। इसके बाद वॉइड मेन, जो कि हमारा मेन फंक्शन है, और सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में एक फ़ंक्शन जो है वो लाजमी होता है और एक से ज़्यादा फंक्शन डिपेंड करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन जो है वो मेन के ही नाम से है, फिर हमारे कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड ओपन है, फिर प्रिंट एफ के नाम का हमने एक फ़ंक्शन यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, उसमें हमने अंदर जो है वो प्रिंट कराया हुआ है। जो भी आप लिखेंगे वही चीज़ जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो एक नई चीज़ है वो प्रिंट एफ फंक्शन के नीचे एक और फंक्शन है गेट सी एच के नाम से। ये गेट सी एच फंक्शन क्या करता है कि जो चीज़ भी आपने प्रिंट आप कराते हैं, अगर ये आप गेट सी एच का फंक्शन नहीं लिखेंगे और सिर्फ प्रिंट की कमांड लिखेंगे और अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो प्रिंट होगी, आउटपुट स्क्रीन आएगी, प्रिंट भी होगा, लेकिन फ़ौरन से वो गायब हो जाएगी और आप जो है वो अपना आउटपुट स्क्रीन पे नहीं देख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका आउटपुट स्क्रीन पे ठहरा रहे, उसे आप देर तक देख सकें, समझ सकें, तो उसके लिए आपको ये गेट सी एच का फंक्शन जो है ये इंक्लूड कराना होगा अपने प्रोग्राम में, यानी लिखना होगा। अगर आप ये लास्ट में लिख देंगे, पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद आखिर में सबसे ये लिखा जाता है गेट सी एच का फंक्शन,
तो इससे ये होगा कि आपका जो भी आंसर आएगा वो स्क्रीन पे मौजूद रहेगा जब तक आप चाहेंगे। जब आप ही उसे वहाँ से हटाना चाहेंगे तो कोई भी की आप प्रेस कर दें तो आप वापस इसी हम अपनी स्क्रीन पे आ जाएंगे। आईडी इन्वायरमेंट पे जो ब्लू कलर की स्क्रीन है इस पर आ जाएंगे, और अगर आप गेट ch नहीं लिखेंगे तो आपका आउटपुट आएगा और जल्दी से गायब हो जाएगा। आप उसे पढ़ भी नहीं सकेंगे और उसे देख भी नहीं सकेंगे। इसके अलावा ये जो पेज है जिस पे ये हमने अपना सोर्स कोड की 4-5 लाइनें लिखी हैं, ऊपर अगर इसकी एक लाइन देखी जाए तो उस पर लिखा हुआ है hello.c आपको लिखा नज़र आ रहा होगा। ये हेलो जो है ये इस फाइल को इस नाम से सेव कराया गया है, यानी ये प्रोग्राम जो मैंने बनाया था जिसका मैंने ये स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाया है, ये हेलो मैंने इसका नाम रख दिया था। बाकी ये जो डॉट सी है ये थोड़ा सा आगे कट गया है, ये .cpp है, ये एक्सटेंशन है हमारे सी लैंग्वेज, इसकी सी लैंग्वेज की जो फ़ाइल है इसका एक्सटेंशन है। इसको मैं आगे और फर्दर आपको जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें जो है वो समझाती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, द डेवलपमेंट साइकिल। अब डेवलपमेंट साइकिल क्या है, कैसे आप प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करेंगे और उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। पहली चीज़ ये है कि राइट द प्रोग्राम। सबसे पहले आप प्रोग्राम लिखेंगे। ये जो स्क्रीन मैंने आपको ब्लू कलर की दिखाई थी इस पर आपने अपना प्रोग्राम टाइप करना होगा। ये जो प्रोग्राम आप टाइप करेंगे ये सोर्स कोड कहलाता है, ये आप पूरा टाइप कर लेंगे। दूसरा स्टेप है कंपाइल द सोर्स कोड। उसके बाद उसी स्क्रीन पे मैंने आपको जो आपने ऊपर मेन्यू बार देखी थी उसमें कंपाइल का ऑप्शन था। आप अपने प्रोग्राम को जो है वो कंपाइल करेंगे। कंपाइल करना क्या होता है, कंपाइल कौन करता है, कंपाइलर करता है। कंपाइलर के बारे में हम जानते हैं कि कंपाइलर क्या चीज़ है। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर देता है। हाई लेवल लैंग्वेज वो होगी जिसमें आपने सोर्स कोड लिखा होगा, जो आपको सी लैंग्वेज हम सिखाने के लिए बता रहे हैं कि इसमें ये फंक्शंस होते हैं, इसमें ये फाइल्स होती हैं। आपने देखा इसमें अंग्रेज़ी के ही अल्फाज इस्तेमाल हुए हुए हैं, इंक्लूड, प्रिंट, गेट, मेन, वॉइड, ये सारे इंग्लिश के अल्फाज हैं। इन्हीं की ही मदद से ये कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो डिज़ाइन की गई है ताकि आप समझ सकें इन अल्फाजों को। अगर ये किसी मशीन लैंग्वेज में डिज़ाइन कर दी जाती तो आम इंसान इसे नहीं समझ सकता था। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसमें सारे वही अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो आपके कीबोर्ड पे मौजूद होते हैं। उन्हीं के ही कॉम्बिनेशन से हाई लेवल लैंग्वेज बनाई जाती है। लेकिन कंप्यूटर इन हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता। कंप्यूटर समझता है 0101 की फॉर्म में लैंग्वेज। तो जो आप हाई लेवल लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम लिखेंगे उसको उस मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाली चीज़ जो है वो कंपाइलर है। कंपाइलर आपके पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर देगा। ये वो स्टेप है जो यहाँ पे सेकंड नंबर पे बताया जा रहा है, कंपाइल द सोर्स कोड। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएंगे लिंक द प्रोग्राम। अब लिंक का मामला ये होगा इसमें कि आपने अपने सोर्स कोड में जो फाइल्स इंक्लूड कराई हैं हेडर फाइल्स के नाम से, जो फंक्शन वहाँ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रिंट एफ इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी आपने गेट ch देखा, और बेतहाशा फंक्शंस मौजूद हैं जो सी लैंग्वेज की, जो ये सी का हमारा टर्बो सी का जो हमारा सॉफ्टवेयर है आप समझ लें, इसकी लाइब्रेरी में ये सब बने हुए हैं। आपको इसकी लाइब्रेरी तक पहुंचना होगा ताकि आपकी वो जो फंक्शंस आपने कॉल किए हुए हैं उसकी डिटेल आपके सोर्स कोड में शामिल हो जाए। तो ये लिंकर जो है ये भी एक तरह का प्रोग्राम है जो आपके सोर्स कोड में उस लाइब्रेरी को ऐड करेगा जिन चीज़ों की आपके प्रोग्राम में ज़रूरत होगी, वो लाइब्रेरी से उठा के लाएगा उन चीज़ों को। तो उसे ये कह रहा है लिंक द प्रोग्राम। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा रन द प्रोग्राम। ये लास्ट स्टेप होगा जिसमें आपका प्रोग्राम जो है वो रन होगा और उसके बाद देखा जाएगा कि रन होने जाने के बाद आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। इसमें दो तरह की सूरतें होती हैं, आंसर आ जाता है और या आंसर नहीं आता। नहीं आता इसका मतलब है कि कोई एरर है, वो आप सही करें। और अगर आ जाता है, अब आपने ये देखना होगा कि ये जो आपका आउटपुट आया है ये सही आया है या गलत आया है। अगर ये गलत आया है इसका मतलब है कि फिर प्रोग्राम को आपको दोबारा जो है उसकी डीबगिंग जो है वो करना होगी। अब इसको हम डायग्राम की मदद से जो है वो थोड़ा सा और समझेंगे। ये जो फ़्लो चार्ट दिया हुआ है, मैंने 4 स्टेप्स जो है स्लाइड में लिखे थे, राइट द प्रोग्राम, कंपाइल द सोर्स कोड, लिंक द प्रोग्राम एंड रन द प्रोग्राम। इन्हीं चारों को एक फ़ोटो की शक्ल में, एक पिक्चर की शक्ल में ये बनाया गया है। यहाँ पे फ़्लो चार्ट कहलाता है ये। फ़्लो चार्ट मीन्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करके बताया गया है। यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं जो आप देखें,
सबसे ऊपर स्टार्ट आपको लिखा नज़र आ रहा होगा और सबसे नीचे जो है वो आपको एंड जो है इसका टर्मिनल जो है वो नज़र आ रहा है, जहाँ पे डन लिखा हुआ है। ये दोनों टर्मिनल्स जो हैं स्टार्ट से लेके और एंड तक, डन तक, ये ओवल शेप है, ओवल शेप है। यानी आपका प्रोग्राम जहाँ शुरू होगा जहाँ एंड होगा, इसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो ओवल शेप इस्तेमाल होगा। ये टर्मिनल्स कहलाते हैं। अच्छा, अब ऊपर स्टार्ट के बाद हम नीचे आते हैं। ऊपर जो स्टार्ट है नीचे एक डाउन एरो आ रहा है और उसके बाद एक रेक्टेंगल बना हुआ है। रेक्टेंगल में लिखा हुआ है एडिट सोर्स कोड फाइल डॉट CPP। ये यहाँ पे ये बता रहा है कि आपने जो मैंने आपको ब्लू स्क्रीन दिखाई थी प्रीवियस स्लाइड में, उस पे आपने अपना सोर्स कोड लिख लिया है और एक फ़ाइल जो है वो जनरेट हो गई है। उस फाइल जो आपकी सोर्स कोड वाली फ़ाइल है, सोर्स कोड वाली फ़ाइल जो है वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में बनी होती है। इस फ़ाइल का जो एक्सटेंशन है वो डॉट CPP है। जिस तरह के आपको मालूम है कि आपने MS वर्ड पे काम किया था, जब आप कोई टेक्स्ट फाइल में काम करते हैं उसका एक्सटेंशन डॉट TXT होता है। आपने एक्सेल फाइल में काम किया, उसका एक्सटेंशन डॉट XLS होता है। आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे काम किया होगा, उसका एक्सटेंशन डॉट PPT कहलाती है। तो हर फाइल का जो है वो एक एक्सटेंशन होता है पहचान करने के लिए। तो यहाँ पे जो आपने C लैंग्वेज में फ़ाइल बनाई है, इसका जो एक्सटेंशन है वो डॉट CPP है। लिहाजा उसने वो यहाँ पे मेंशन करके बताया है इस रेक्टेंगल में कि आपने अपना सोर्स कोड लिख लिया है और इस फाइल का एक्सटेंशन जो है वो डॉट CPP है। अब हम डाउन एरो से नीचे आते हैं, हमें एक और रेक्टेंगल नज़र आएगा। इस रेक्टेंगल में लिखा हुआ है कंपाइल और आगे लिखा हुआ है फाइल OBJ। ये कंपाइल वही है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि आपका हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर देगा कंपाइलर और एक नई फ़ाइल बना देगा। और ये फ़ाइल जो होगी मशीन लैंग्वेज, ज़ाहिर है लो लेवल लैंग्वेज में होगी, और इस फ़ाइल का जो एक्सटेंशन होगा OBJ होगा और ये ऑब्जेक्ट फ़ाइल कहलाती है। जैसे ऊपर डॉट CPP वाली फ़ाइल जो है वो सोर्स फाइल कहला रही है, सोर्स कोड कहला रहा है, इसी तरह कंपाइल होने के बाद जो फाइल बनती है लो लेवल लैंग्वेज में वो OBJ एक्सटेंशन के साथ ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट फाइल समझ लें, कंपाइल होने के बाद वो कहलाती है। इसी स्टेप पे भी जो है वो पॉसिबिलिटी है कि आप अगर देखें तो राइट हैंड साइड पे आपकी जो फाइल्स वगैरह आपने इंक्लूड कराई हैं वो भी इस स्टेप पे, कंपाइल वाले स्टेप पे जो है वो आपके प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगी stdio.h। अब कंपाइल कराने के बाद आप मज़ीद नीचे आएँ, यहाँ पे आपको एक डायमंड शेप नज़र आएगी और इस डायमंड शेप में वो कह रहा है कंपाइल एरर। अब क्या मसला है इसमें कि आपकी फ़ाइल अगर पूरी तरह से कंपाइल नहीं हुई है, इसका मतलब है उसमें कोई एरर आ गया है या एरर नहीं आया है। अगर एरर नहीं आया है तो आप नो पे चले जाएंगे। समझ लें ये जो आपका डायमंड है ये एक तरह का डिसीजन सिंबल है। यहाँ आपको डिसीजन लेना होगा। यहाँ से दो एरो निकल रहे हैं, यहाँ एक एरो तो डाउन एरो जा रहा है और एक लेफ़्ट एरो जा रहा है। लेफ़्ट एरो आपको वापस सोर्स कोड पे ले जाता है और डाउन एरो आपको नीचे ले जाता है। अगर आपके प्रोग्राम के अंदर एरर आ गया है कंपाइल करते वक्त, ये कंपाइल टाइम एरर होगा। अगर ये यस है, एरर आ गया है, तो आप दोबारा अपने सोर्स कोड पे जाएंगे और वहाँ अपने एरर को सही करने की कोशिश करेंगे। ये आईडी हमारा जो एनवायरनमेंट है टर्बो सी का, ये किसी हद तक नीचे आपको निशानदही करेगा कि क्या एरर है, लेकिन वो निशानदही एग्जैक्ट नहीं होती। आपको ख़ुद से भी इसमें समझना पड़ेगा कि आपका कंपाइल टाइम पे क्या एरर आया है। ये एरर जो है वो आप सही करने के बाद दोबारा नीचे आएंगे। जब आपका प्रोग्राम कंपाइल स्टेज पे एरर से क्लियर हो जाएगा, यानी इसकी आपने डीबगिंग कर ली या रीचेकिंग कर ली, इसे बार बार एरर ख़त्म हो गए, तो नो आ जाएगा। फिर आप नीचे आ जाएंगे लिंक वाले स्टेप पे। दोबारा यहाँ पे एक रेक्टेंगल आ गया लिंक। अब लिंक में वो क्या करेगा, मैंने पहले ही बताया था कि लिंक में जो लाइब्रेरी में मुख्तलिफ़ फंक्शंस बने हुए हैं उसको आपके प्रोग्राम्स के साथ अटैच कर देगा। चूँकि आपने फ़ंक्शन कॉल की हुई है और वो फंक्शंस जो है वो लाइब्रेरी में मौजूद हैं, उसकी डिटेल वो वहाँ से आके आपके प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी, आपको नज़र नहीं आएगी। तो लिंकर जो है वो इस तरह से लिंक कर देगा। अगर लिंक करने के वक्त भी कोई एरर आ जाता है तो दोबारा लिंकर जो है आपको सोर्स कोड के पास भेज देगा और सोर्स कोड से आपने अपना एरर सही करके दोबारा जो है वो कंपाइल करके और फिर लिंक करके इस स्टेप पर वापस आना होगा। अगर आपके लिंक एरर से भी आप बाहर निकल आते हैं, कोई एरर नहीं आया, तो अब आपका प्रोग्राम जो है वो रन हो जाएगा। जो ये नेक्स्ट इसका रेक्टेंगल है रन प्रोग्राम, जहाँ लिखा है आपका प्रोग्राम जो है वो रन करेगा। प्रोग्राम रन करने के वक्त मज़ीद एरर आने के भी इम्कानात हैं
और एरर अगर आ गया है दोबारा, रन टाइम एरर कहलाता है, जो रन करने के बाद आता है। रन टाइम एरर पे फिर दोबारा आप सोर्स कोड पे जाएंगे, फिर अपना वहाँ से एरर रिमूव करने की कोशिश करेंगे और करेंगे उसे आप। फिर अगेन पूरा प्रोसेस होगा, फिर कंपाइल होगा, फिर लिंक होगा। जब रन हो जाने के बाद भी कोई एरर नहीं आएगा, तब आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट होगा और उसके बाद अपने प्रोग्राम का आप आउटपुट देख सकेंगे। तो 3 तरह के एरर आपको इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो ये फ़्लो चार्ट है इसमें नज़र आएंगे। एक एरर आपका कंपाइल टाइम पे आ सकता है, एक एरर आपका लिंक करते वक्त आ सकता है, और एक एरर आपका प्रोग्राम को रन करते वक्त आ सकता है। ये सारे एरर्स को आप ख़त्म करके ही आगे बढ़ेंगे, तभी आपका प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली जो है वो एंड होगा। अब आप जो है वो फ़र्ज़ करें कि आपने जो है वो सक्सेसफुली आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाता है और आपका आउटपुट आ जाता है। अगर आपका आउटपुट सही आया है लकीली, तो आपको सक्सेस हो गई, आई जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते थे उसका आंसर आपको मिल गया। लेकिन अगर आपका आउटपुट सही नहीं आया है, इसका मतलब है कि अब इस आपके प्रोग्राम के अंदर जो है कोई लॉजिकल एरर जो है वो मौजूद है। रन टाइम एरर, रन टाइम एरर यही होता है कि आपको स्क्रीन पे आउटपुट नज़र आ जाता है मगर वो डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं होता, वो गलत होता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं इसको थोड़ा समझने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने लिखा है सिंटैक्स एरर एंड सिमेंटिक एरर। 2 तरह के एरर्स का जिक्र किया है। सिंटैक्स एरर पहले आप समझ लें क्या होता है। जो आपने सोर्स कोड लिखा था, सी लैंग्वेज में लिखा था, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बताए जाएंगे। अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं, हम आगे पढ़ेंगे उन्हें। उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आपको सी लैंग्वेज का सिंटैक्स या सोर्स कोड लिखना होगा। अगर आप उसका रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे तो जो एरर आएगा वो सिंटैक्स एरर कहलाता है। मिसाल के तौर पे प्रिंट एफ सी लैंग्वेज का फंक्शन है। प्रिंट एफ आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना होगा, यानी स्मॉल ABCD जो है उसमें लिखना होगा, तो तब सही समझा जाएगा। अगर आप उसका पी कैपिटल बना देंगे या पूरा प्रिंट एफ ही कैपिटल लेटर्स में लिख देंगे, तो ये सी लैंग्वेज के रूल्स की वायलेशन समझी जाएगी। मिसाल ये मैं समझा रही हूँ आपको, क्योंकि सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। ये स्मॉल लेटर्स में जो है वो अपने कीवर्ड्स को रखती है, कैपिटल लेटर्स में अलाउ नहीं करती। तो इसका मतलब है आपने इसका रूल फॉलो नहीं करा, आपने उसकी केस सेंसिटिविटी को फोकस नहीं करा। उस वक्त जो एरर आएगा वो सिंटैक्स एरर कहलाता है। और अगर आप तमाम सिंटैक्स एरर से गुज़र के जब आपका प्रोग्राम रन हो जाता है और आंसर आ जाता है, आंसर आने के बाद पता चलता है कि यह आंसर गलत है, तो उससे हमें ये एक दूसरे एरर का सामना करना होता है जो सिमेंटिक एरर होता है। इसे हम लॉजिक एरर भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सी लैंग्वेज को अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा गया, लेकिन उसे कुछ इनपुट ऐसा गलत दिया गया है कि उसने उसके बदले आपको आउटपुट गलत दे दिया है। आउटपुट आ तो गया है लेकिन गलत आया है। मिसाल के तौर पे सिमेंटिक एरर की मिसाल मैं आपको समझाती हूँ कि आपने 2 नंबर हैं, उन्हें एक दूसरे से डिवाइड कराना है। 2 नंबर हैं, उन्हें एक दूसरे से डिवाइड कराना है। तो आपने कोड लिखा और आपने यूज़र से कहा कि आप पहला नंबर एंटर करें। यूज़र ने पहला नंबर एंटर कर दिया। फिर आपने यूज़र को कहा अलाउ किया दूसरा नंबर एंटर करें। यूज़र ने दूसरा नंबर एंटर कर दिया, इनपुट दे दिया। आपके प्रोग्राम ने दोनों नंबर्स को डिवाइड कराया और आपको आंसर दे दिया। यहाँ तक तो बात सही है। लेकिन अगर आपने अपने प्रोग्राम में यूज़र को ये नहीं बताया है कि डिनोमिनेटर में जब वो नंबर एंटर करें तो वो नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। फ़र्ज़ करें किसी यूज़र ने पहला नंबर जो है वो तो नॉन ज़ीरो एंटर किया या ज़ीरो एंटर किया, लेकिन डिनोमिनेटर में उसने ज़ीरो एंटर कर दिया। इसका मतलब ये है कि आप जिस नंबर को डिवाइड कराने जा रहे हैं उसके नीचे डिनोमिनेटर में ज़ीरो मौजूद है, जो कि मैथमेटिकली जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई सा भी नंबर डिवाइडेड बाय ज़ीरो होगा, एनी नंबर डिवाइडेड बाय ज़ीरो, ये इन्फिनिटी कहलाता है। कंप्यूटर इन्फिनिटी को नहीं समझेगा। कंप्यूटर जो है वो फाइनाइट चीज़ों की कैलकुलेशन कर सकता है। इसका मतलब है ये एक लॉजिकल एरर था कि आपको अपने यूज़र को पाबंद करना चाहिए था कि वो डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं डाले, क्योंकि ज़ीरो डालने के बाद फिर उसका आंसर कोई नहीं आएगा, इन्फिनिटी आएगा, जिसे आपका कंपाइलर जो है वो समझेगा ही नहीं और आपका जो प्रोग्राम है वो हैंग हो जाएगा एक तरह से।
और फिर आपको वहाँ से क्विट करना पड़ेगा, कंप्यूटर बंद करके या किसी और सूरत में। तो ये लॉजिकल एरर है। ये प्रोग्राम बनाते वक्त आपने वहीं पे इस चीज़ को मैनेज करना है कि जब आप कोई चीज़ यूज़र से इनपुट ले रहे हैं तो उसको पाबंद करेंगे, दो नंबर्स को डिवाइड हम करेंगे, बट आप डिनोमिनेटर वाला नंबर हमेशा नॉन ज़ीरो एंटर करेंगे। उस सूरत में तो वो डिवीज़न वाला प्रोग्राम रन करेगा, वरना अगर आपने ज़ीरो डाल दिया तो रन नहीं करेगा। तो इस तरह के एरर जो हैं वो लॉजिकल एरर कहलाते हैं या सिमेंटिक एरर कहलाते हैं। तो इन चीज़ों को जो है वो आपने लॉजिकली ही हैंडल करना होता है। इसमें आपके लैंग्वेज के रूल्स जो है वो वायलेट नहीं हो रहे होते, उनकी वायलेशन नहीं हो रही होती है। तो इस तरह सिंटैक्स एरर और सिमेंटिक्स एरर को जो है वो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है वो होमवर्क है, जो आज डिस्कस किया है उससे ही रिलेटेड। पहला सवाल जो है वो राइट अ प्रोग्राम डिस्प्ले द फॉलोइंग ऑन द स्क्रीन। मैंने आपको प्रिंट एफ का फंक्शन जो है वो 2-3 दफ़ा लिख के बताया है कि कोई चीज़ स्क्रीन पर प्रिंट करनी हो तो कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि यहाँ पे वेलकम टू माय कॉलेज एंड सी लैंग्वेज इज़ केस सेंसिटिव, ये चीज़ आप अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करके दिखाएं। इसके अलावा आप एक और प्रिंट एफ का फंक्शन लिखें जिसमें आप अपना नेम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर भी जो है वो प्रिंट करें। दो फ़र्क, नेक्स्ट क्वेश्चन ये अभी डिस्कस किया, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक एरर। एटलीस्ट इनके 2 डिफरेंस जो है वो आप को जो है वो लिखने चाहिए या मालूम होने चाहिए। फिर नीचे एक छोटा सा कोड दिया है, इस कोड को आप पढ़ें और इस कोड में जो व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, जो इसका आंसर आएगा वो आंसर जो है वो आप लिखेंगे। ये कोड जो है ये सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और इसमें सिंपल वही लाइन जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड हुई है, मेन फंक्शन है, और नीचे जो है वो 3 प्रिंट एफ के फंक्शन है। तो उस प्रिंट एफ के फंक्शन के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो आर्गूमेंट है ज़ाहिर है यही चीज़ प्रिंट होगी। बस लिखने का तरीक़ाकार हम जानना चाहते हैं कि आप इसे लिखते कैसे हैं, कि ये दिस इज़ अनदर सी प्रोग्राम, जब ये स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आएगा तो ये कैसा लिखा हुआ नज़र आएगा। ये जो है आपका होमवर्क जो है वो यहाँ तक एंड हो जाएगा। ओके, थैंक यू।